नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो मेजर लॉज हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन कौन से लॉज हैं आप यहाँ देख भी सकते हैं। ये सभी लॉज को हम डिटेल में समझेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉज है और इसका इस्तेमाल एजुकेशन, डिज़ाइनिंग, इन सब में होता है। आपने अक्सर अपने आसपास कुछ इस प्रकार की इमेज ज़रूर देखी होगी और इन सभी का संबंध गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से होता है और इन सभी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है गेस्टॉल्ट, जो कि साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। बहुत ही अलग यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझेंगे इन सभी को। साथ के साथ ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसको पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ के साथ इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि भाई गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आखिर है क्या और इसकी मुख्य विचारधारा क्या है, ताकि हमें बाकी की चीज़ें बड़े ही आसानी से समझ में आ सके। अगर मैं बात करूँ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जो वर्ड है गेस्टॉल्ट, ये एक जर्मन वर्ड है क्योंकि इसकी इसके इसकी जो शुरुआत है वो जर्मनी में हुई थी। वहीं के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। कोफक्का, कोहलर और वर्दाइमर, इन्होंने ही जो है इसकी स्थापना की थी। तो ये सभी जर्मनी थे और जर्मन ही शब्द है गेस्टॉल्ट और इसीलिए इसका नाम है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, तो गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान में आखिर होता है क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। गेस्टॉल्ट का मतलब होता है होल, यानी कि कंप्लीट। होल, यहाँ पे वर्ड दिख भी रहा होगा। गेस्टोल्ट का मतलब होता है होल, यानी कि हिंदी में संपूर्ण या कंप्लीट कह लीजिए वो। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि गेस्टोल्ट मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि हम चीज़ों को उसके पूरे रूप में, यानी कि संपूर्ण रूप में समझते हैं, ना कि केवल उसके भागों के आधार पे। और इसीलिए एक फेमस लाइन भी कही गई है, द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब कि किसी चीज़ के पार्ट्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस वस्तु को एक होल के रूप में देखना है। तो कहने का अर्थ यही है कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एक तरीके से चीज़ों को एज अ होल समझने, देखने, परसीव करने, एनालिसिस करने पर फोकस करती है। उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको यहाँ पर ये तस्वीर नज़र आ रही है तो इस तस्वीर को आप देखते ही कहेंगे कि एक ट्री है, यानी कि पेड़ है। तो जब आपने इसको पहली बार देखा तो आपने इसको एज अ होल, पूरा कंप्लीट देखा है, ना कि आपने इसके किसी एक हिस्से पर ही फोकस किया है। जैसे कि आपने, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पत्तों पर ही ध्यान दिया कि भाई हम सिर्फ पत्तों को ही देखेंगे, पेड़ को नहीं देखेंगे। अगर हमारे सामने पेड़ है तो हमारा ध्यान सिर्फ पत्तों पर जा रहा है, पेड़ पर भी, मतलब पूरे पेड़ को ना देखकर सिर्फ हम पत्तियों को देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। या फिर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ तने को देख रहे हैं, उस पूरे पेड़ को जब आपको सामने दिखाई दे रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप इस पर ही फोकस कर रहे हैं, आपका ध्यान इस पर नहीं जा रहा। या फिर उस पेड़ के फल पर ही आपका ध्यान है। हालांकि अगर आपने इस उद्देश्य से कि भाई कोई खास फल, जैसे कि मान के अगर आम का पेड़ है और आप आम तोड़ने के इरादे से आए हैं, तब तो आपका ध्यान सीधी सी बात है आम पर ही होगा। लेकिन जब आप एज अ होल, नॉर्मली अगर आप पेड़ को देखते हैं तो आप एज अ होल देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, ना कि किसी उसके एक पार्ट पर फोकस करते हैं। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी यही कहती है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको कंप्लीट देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक ही पार्ट पे अपना ध्यान लगाते हैं, किसी एक हिस्से पर ध्यान लगाते हैं। तो यही गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कहती है, क्योंकि गेस्टॉल्ट का मतलब ही होता है संपूर्ण या फिर होल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये ध्यान रखिएगा, जो मुख्य योगदान जिन्होंने दिया है, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, इसमें तीन महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हैं। ये तीनों के तीनों जर्मनी के थे। इनका नाम आपको याद करना है। सबसे पहला है मैक्स वर्दाइमर, वोल्फगैंग कोहलर। कोहलर की तो थ्योरी भी है, इनसाइड थ्योरी, जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा कुर्त कोफक्का। इन तीनों का नाम जो है आपको याद करना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं जो प्रमुख सिद्धांत जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। मुख्य रूप से हम समानता का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, निकटता का सिद्धांत, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, बंधता यानी कि लॉ ऑफ क्लोजर, सततता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, और एक है फिगर ग्राउंड यानी कि आकृति और पृष्ठभूमि का सिद्धांत। इन पर हम बात करेंगे। साथ के साथ हम बात करेंगे सामान्य क्षेत्र का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉमन रीजन,
एंड संयुक्त गति का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कॉमन फेट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं वो है समानता का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या है इसको ध्यान से समझिए। ये सिद्धांत क्या कहते हैं कि जो वस्तुएं एक जैसी दिखती हैं उन्हें हम एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये हम ऑटोमेटिक करते हैं। हमारा जो ब्रेन है, जो भी सिद्धांत मैं अभी आपको बताऊंगा ना और साथ के साथ जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, वो क्या है कि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें करता है। ऐसा नहीं कि हम जानबूझ करके या किसी के द्वारा सिखाने पर हम ऐसा करते हैं, नहीं, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक ही करता है। तो उसी में सबसे महत्वपूर्ण जो है समानता का सिद्धांत है। वो यही कहता है कि जब जो वस्तुएं एक जैसी हमें नज़र आती हैं उनको हम एक साथ जोड़ कर देखते हैं, चाहे वो उसकी आकृति को लेकर वो उसमें समानता हो या उसके रंग को लेकर उसमें समानता हो, वो अगर एक समान है तो हम उसको एक ग्रुप के रूप में देखेंगे, एक साथ जोड़ करके देखेंगे। उदाहरण के लिए अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो मेरे बिना कहे अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे भी तो आपके दिमाग ऑटोमेटिक, आपका ब्रेन क्या है वो कैसे देख रहा है इस चीज़ को, वो इस चीज़ को देख रहा है एक लाइन सर्कल, दूसरी लाइन ट्राइंगल, फिर तीसरी लाइन सर्कल और चौथी लाइन ट्राइंगल की। वो ऑटोमेटिक ही ग्रुप करके आपको दिखा रहा है चीज़ें। ठीक है, सर्कल ट्राइंगल, इस तरीके से आपका ब्रेन इस चीज़ को देख रहा है। दूसरी तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पे सभी सर्कल हैं बट यहाँ पे कलर में डिफरेंस है। एक वाइट, पहली लाइन वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक। तो आपके ब्रेन ने क्या किया है कि इसको ध्यान से जब आपने देखा तो आपके ब्रेन ने ऑटोमेटिक ही इसको ग्रुप बना दिया और उसी हिसाब से उसको देखा। और ग्रुप भी किस आधार पे बनाया, उसकी आकृति, उसके रंग के आधार पे, क्योंकि रंग और आकृति में ही समानता थी। अगर आप देखें इस तस्वीर को तो यहाँ पे आपने, आपके ब्रेन ने क्या किया है कि वर्टिकली ग्रुपिंग की होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अरेंजमेंट हो रखी है चीज़ों की। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, तो हॉरिजॉन्टली आपका ब्रेन इसको कैटेगराइज करके देख रहा होगा। ये ऑटोमेटिक है, आप खुद ही इस चीज़ को देखिए और समझिए। तो यही सिद्धांत है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जो यही कहता है कि भाई जो चीज़ें एक जैसी दिखती हैं उन्हें हम एक साथ जोड़ करके देखते हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग, कितनी अच्छी थ्योरी जो है ये पहली हमें पढ़ने को मिली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब प्रॉक्सिमिटी को ध्यान से समझिए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास में होना, निकटता। इसको निकटता का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि जो वस्तुएं पास पास होती हैं उन्हें हम एक समूह मानते हैं। ठीक है, एक समूह हम बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ें मतलब एक साथ हैं तो हम उसको दूसरे के साथ ग्रुपिंग कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है कि कुछ सर्कल्स हैं, सभी ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, सभी क्या हैं, ब्लैक कलर के हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका ब्रेन कैसे इस चीज़ को देख रहा है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक कैटेगराइज कर रहा है। ये एक ग्रुप कंसिडर कर रहा है, इसको एक ग्रुप कंसिडर कर रहा है और इसको एक ग्रुप कंसिडर कर रहा है। ये ब्रेन ऑटोमेटिक कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट ही कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे जितने भी ये डॉट्स हैं, जितने भी ये सर्कल हैं ब्लैक, वो ज़्यादा क्लोज हैं। और यहाँ पर जितने भी डॉट्स हैं ये ज़्यादा क्लोज हैं आपस में। इसी प्रकार से ये वाले ज़्यादा क्लोज हैं आपस में। तो इसी वजह से क्या है कि जो जिसके जितना क्लोज हो गया उसको एक ग्रुप के रूप में हमने कंसिडर कर लिया। दूसरा एग्जांपल यहाँ देखिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका ब्रेन इसको कैसे कंसिडर कर रहा है, इसका आपका ब्रेन इसको एक ग्रुप ये समझ रहा है, दूसरा ग्रुप इसको कंसिडर कर रहा है और तीसरा ग्रुप कंसिडर करते हुए यहाँ पे तीन ग्रुप आपका ब्रेन समझ रहा है कि रेड और ब्लैक सर्कल के तीन ग्रुप यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और समझिए, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है कि जो चीज़ें एक जैसी होती हैं उनको एक ग्रुप के रूप में देखता है। जैसे कि यहाँ पे हमें वाइट वाला एक लाइन दिख रही थी सर्कल की, ब्लैक की फिर दिख रही थी, फिर वाइट, फिर ब्लैक दिख रही थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लैक और एक रेड। अगर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी की हम बात करें उस हिसाब से भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन इसको इस हिसाब से कंसिडर कर ही नहीं पा रहा है। ऐसा थोड़ी कि हमारा ब्रेन यहाँ पे तीन ग्रुप, मतलब जैसे तो यहाँ पे तीन लाइन है तो छः ग्रुप समझ रहा हो, नहीं, हमारा ब्रेन यहाँ पे इसको छः ग्रुप के रूप में नहीं कंसिडर कर रहा है, तीन ही ग्रुप के रूप में कंसिडर कर रहा है। अगर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के अनुसार चले तो हमारा ब्रेन इसको एक जो ग्रुप है ब्लैक का उसको कंसिडर करे, फिर रेड वाले को कंसिडर करे, फिर ब्लैक, फिर रेड, और इसी प्रकार से यहाँ पे
6 ग्रुप बनने चाहिए लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के अनुसार, क्योंकि कलर के आधार पे ये सारे सर्कल सेम है। बट हमारा ब्रेन इसको ऐसे कंसिडर नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी काम कर रही है, जिसके अनुसार ये सिमिलर होने के बावजूद भी, बिकॉज यहाँ का रेड वाला सर्कल इस ब्लैक वाले के ज़्यादा क्लोज है, ना कि इस रेड वाले के या इस ब्लैक वाले के। तो यही रीज़न है कि प्रॉक्सिमिटी, अगर आप देखें तो प्रॉक्सिमिटी के अनुसार चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, और इसी वजह से यहाँ पे 3 ग्रुप बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ये 2 का पेयर है, ये दोनों एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं, इसी प्रकार से ये और इसी प्रकार से ये। तो यही सिद्धांत हमें बताता है कि भाई लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब यही है कि जो वस्तुएं पास पास होती हैं उन्हें हम एक समूह के रूप में समझते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बंधता का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ क्लोजर। अब क्लोजर का एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन अगर आप देखें तो इसके लिए बहुत सारे शब्द हो जाते हैं, लेकिन क्लोजर मतलब एक तरीके से क्लोज चीज़, मतलब बंद बिल्कुल से। तो बंधता शब्द हिंदी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो बंधता यानी कि लॉ ऑफ क्लोजर, आप इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप याद कर ले। तो लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है कि अगर मान के चलिए हमारे सामने कोई आकृति है जो कि आधी अधूरी है, तो हमारा दिमाग क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देगा। हमारा मस्तिष्क अधूरी आकृतियों को पूरा करने की कोशिश करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यही है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तस्वीर को देखते ही आपका दिमाग क्या कर रहा होगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिक समझ गया होगा कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस है। पहला तो आपको ये ब्लैक वाला दिख रहा होगा, और दूसरा आपको यहाँ पे ये वाइट वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा। हमारा ब्रेन इसको ऐसे ही कंसिडर कर रहा है अभी। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें, आप ध्यान से इस इमेज को देखें, तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 3 सर्कल शेप, लेकिन सर्कल कंप्लीट नहीं है, थोड़े से कटे हुए हैं। अगर आप देखें तो ये थोड़े से कटे हुए हैं, ठीक है, ऐसा ही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लाइंस हैं जो कि इस प्रकार से बनी हुई हैं, यही तो यहाँ पर है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अगर आप देखें एक्चुअल में जो यहाँ पे चीज़ें बनी हैं वो तो यही है। लेकिन हमारा दिमाग क्या कर रहा है कि इस सर्कल को, ब्लैक लाइन वाले सर्कल को पूरा एक कंप्लीट ऑटोमेटिक बना दे रहा है, क्योंकि जो गैप है ना, ये गैप जो है, ये वाला गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक फिल कर रहा है ना। इसी प्रकार से हमारा दिमाग क्या है कि यहाँ पे एक वाइट ट्राइंगल भी ऑटोमेटिक कंसिडर कर ले रहा है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है कि वाइट ट्राइंगल बना हुआ है, लेकिन हमारा दिमाग क्या है, उसको ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे यही तो चीज़ है कि हमारा मस्तिष्क अधूरी आकृति को पूरा करने की कोशिश करता है। और एग्जाम्पल देखिए, ये वाला फुटबॉल वाला एग्जाम्पल देखिए, आपको ये फुटबॉल कैसे लग रहा है, क्योंकि आपका दिमाग उसको क्या है, फिल कर रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ये पेंटागन्स हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, कुछ पेंटागन्स हैं, जैसे ये एक पेंटागन है, ये है, ये है, ये कुछ है ना। और इसको कुछ इस प्रकार से रख दिया गया है कि हमारा दिमाग इसको एक कंप्लीट फुटबॉल समझ रहा है, जबकि फुटबॉल के लिए एक सर्कल यहाँ से ऐसे और बनाया जाना था, तब ये एक्चुअल में फुटबॉल लगता है। लेकिन हमारा दिमाग क्या कर रहा है, उसको कंप्लीट कर दे रहा है ऑटोमेटिक ही। इसी प्रकार से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एक तस्वीर आपको जो नज़र आ रही है, आपको दिखने में ये एक पांडा लग रहा होगा, बट एक्चुअल में क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ शेप्स हैं जिनको कि इस प्रकार से अरेंज कर दिया गया है कि हमारा ब्रेन जब इसको देख रहा है तो उसको वो पांडा लग रहा है। बिकॉज जो पूरी इमेज है वो ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन उसको कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ क्लोजर यही है कि हमारा मस्तिष्क अधूरी आकृतियों को पूरा करने की कोशिश करता है, और यही है लॉ ऑफ क्लोजर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सततता का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि हमारी नज़र क्या होती है, उन आकृतियों को पसंद करती है जो एक रेखा या प्रवाह में होती है। मतलब अगर आपको यहाँ पे अगर ये कोई शेप नज़र आ रही है, मैं एग्जांपल से ही लूँगा, एग्जांपल से चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। यहाँ पे आपको 2 शेप नज़र आ रहा है, पहले शेप पर आते हैं हम। आपका दिमाग ऑटोमेटिक इसको कैसे देख रहा है, ध्यान से समझिए। आपका दिमाग ऑटोमेटिक इसको समझ रहा है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। इसी प्रकार से आपका दिमाग सोच पा रहा है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसको देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपका दिमाग इसको कैसे सोच रहा है, पहले एक सीधी लाइन और दूसरा उसके बाद इस प्रकार से इसको काटती हुई थोड़ी एस शेप में एक लाइन है। हमारा दिमाग ऐसे ही कंसिडर कर रहा है, लेकिन ध्यान से समझिए ये ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा दिमाग इसको इस प्रकार से क्यों नहीं कंसिडर कर रहा कि भाई एक लाइन ऐसे है फिर ऐसे है, ऐसे क्यों नहीं कंसिडर कर रहा, या हमारा दिमाग इसको ऐसे या ऐसे क्यों नहीं कंसिडर कर पा रहा।
हमारा दिमाग इस शेप को कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से ही क्यों कंसीडर कर रहा है, उसका रीज़न ये है कि हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को कंटिन्यूटी में देखते हैं, सततता में देखते हैं कि भाई ये लाइन ऐसे चलती हुई जाएगी और ये लाइन ऐसे चलती हुई जाएगी, कंप्लीट आगे कंटिन्यू। ठीक है, हमारा ब्रेन इसी प्रकार से देख रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें दूसरी तस्वीर जो है, तो हमारा दिमाग इसको ऐसे सीधा चलता हुआ कंसिडर कर रहा है और इसको ऐसे सीधा ऐसे चलता हुआ कंसिडर कर रहा है। तो एक प्रवाह में, एक सीधी रेखा में या एक कंटिन्यूटी में, एक सततता में, निरंतरता में चीज़ों को देखता है हमारा दिमाग, है ना। इसको ऐसे क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हमारा ब्रेन इस प्रकार से, आप खुद सोचिए, ऐसे क्यों नहीं कंसिडर कर रहा? बिकॉज ये कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो कंटिन्यूटी तो बनेगी तभी जब लाइन ऐसे सीधी प्रवाह में चलती हुई आगे बढ़ेगी, तभी कंटिन्यूटी होगी। और यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है या सततता का जो सिद्धांत है वो यही है कि भाई हमारी नज़र उन आकृतियों को पसंद करती है जो एक रेखा या प्रवाह में हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आकृति और पृष्ठभूमि का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा, और इंटरेस्टिंग भी है। आपने कई जगह देखा होगा, लेकिन आपने इस चीज़ को कभी क्योंकि थियोरेटिकली नहीं पढ़ा तो आपको ये चीज़ नहीं पता है कि इसको साइकोलॉजी की दुनिया में क्या कहते हैं, बट ये आपने ज़रूर देखा होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें अक्सर हमारा दिमाग जब किसी इमेज को देखता है तो बैकग्राउंड और आकृति, ठीक है, बैकग्राउंड और आकृति, उसमें वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है। हम किसी दृश्य में मुख्य वस्तु यानी कि आकृति और उसकी पृष्ठभूमि को अलग पहचानते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आई। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो पहली नज़र में हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे एक पेड़ नज़र आ रहा होगा, बड़ा सा पेड़, ऊपर उड़ते हुए कुछ पक्षी नज़र आ रहे होंगे। वहीं आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे एक चिंपैंजी नज़र आ रहा होगा इधर, और यहाँ पे एक लॉयन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप में से लगभग आधे लोगों के साथ ये चीज़ होगा कि भाई कुछ को ट्री नज़र आ रहा है, कुछ को एनिमल्स दिख रहे हैं, चिंपैंजी और लॉयन। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर आपके साथ कोई दोस्त है या कोई आपके आस पड़ोस में, तो एक बार उसको भी तस्वीर दिखाइए और उससे पूछिए कि भाई इसको क्या नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ओपिनियन में डिफरेंस है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। सबका दिमाग अलग अलग प्रकार से चीज़ों को देखता है और कंसीव करता है, खासकर जब हम बात करते हैं यहाँ पर फिगर ग्राउंड वाली सिद्धांत के अनुसार। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे एक मुख्य आकृति है और दूसरा है पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जो है, एक ब्लैक में है, ब्लैक में, और एक है वाइट में। ठीक है, हमारा दिमाग क्या है कि अगर ब्लैक पे फोकस कर रहा है, हम अगर ब्लैक पर ही फोकस कर रहे हैं, अगर हम मुख्य रूप से जो भी आकृति है वो कौन सी नज़र आएगी उसको ध्यान से समझिए। अगर आप ब्लैक कलर को कंसिडर कर रहे हैं, मेन ब्लैक पे आपका ज़्यादा फोकस है, तो आपको मुख्य आकृति के रूप में पेड़ नज़र आएगा, क्योंकि पेड़ जो है वो यहाँ पे ब्लैक कलर में है। ठीक है, और पृष्ठभूमि के रूप में वाइट कलर यानी कि बैकग्राउंड के रूप में आपने वाइट कलर ले लिया। ठीक है, तो आप में से जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो ब्लैक कलर पे फोकस कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो उनको मुख्य आकृति के रूप में पेड़ नज़र आएगा और पृष्ठभूमि के रूप में वाइट कलर है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। वहीं ऐसे लोग जो कि मुख्य आकृति जो वाइट कलर पे अपना फोकस करके रखें, जिनका फोकस मेन वाइट कलर पर ही है, ब्लैक कलर को एज अ बैकग्राउंड ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो लोग वाइट कलर को फोकस कर रहे हैं मेन, तो उनको मुख्य आकृति के रूप में चिंपैंजी और लॉयन नज़र आएगा, और क्योंकि उन्होंने ब्लैक कलर को एज अ बैकग्राउंड लिया है तो उनको ट्री नज़र नहीं आएगा। बट अगर आप ये दोनों ही बातें मेरी समझ पा रहे हैं, तो आप एक एक करके अपने फोकस को चेंज करिए। पहले ब्लैक पे फोकस करिए, जब ब्लैक पे फोकस करेंगे तो ट्री, फिर वाइट पे फोकस करिए, वाइट पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको दो एनिमल्स नज़र आएंगे। इसी प्रकार से दूसरी तस्वीर यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही वाइट और ब्लैक वाली बात है। ब्लैक पे अगर आपका पूरा फोकस है, ब्लैक पे अगर आपका पूरा फोकस है, तो यहाँ पर आपको इस शेप में एक व्यक्ति की का चेहरा नज़र आ रहा होगा। वहीं अगर आपका फोकस वाइट कलर पे है तो आपको यहाँ पे एक कटा हुआ एप्पल, खाया हुआ एप्पल, थोड़ा सा किसी ने इससे एप्पल खा रखा हो, वो नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ले देखकर यही बात है कि लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड यही कहता है कि मुख्य आकृति और पृष्ठभूमि दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं आकृति में। आपका ध्यान किस पर है?
आप पृष्ठभूमि पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पृष्ठभूमि के रूप में किस कलर की कलर पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और उस हिसाब से हम चीज़ों को कंसिडर करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपने बहुत देखी होंगी, बहुत सारी तस्वीरें आपको नज़र आ जाएंगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ सामान्य क्षेत्र का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ कॉमन रीजन। इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे है कि जो वस्तुएं एक सीमा या बॉक्स के अंदर हो वे एक समूह मानी जाती हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। यहाँ पे आपको कुछ सर्कल नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे सर्कल्स अलग अलग कलर में हैं। यहाँ पे कुछ ये सारे ही रेड कलर में हैं, यहाँ पे 2 रेड और 1 ग्रे कलर में है, यहाँ पे ये 4 जो है ब्लैक में हैं, बाकी जो रेड में हैं। ये कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट कर रखा है, ठीक है। अब आपका दिमाग क्या है, ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हल्का एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको बना हुआ, ठीक है। ये कुछ बॉक्स नज़र आ रहा होगा। एक तरीके से क्या है कि यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी गई है, और आपका ब्रेन अब जब इनको ध्यान से देख रहा है, इन सभी तस्वीरों को ध्यान से देख रहा है, तो आपका ब्रेन क्या है कि क्योंकि ये बॉक्स के अंदर रख दी गई हैं, एक सीमा के अंदर रख दी गई हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक इसको एक समूह के रूप में ही देख रहा है। अगर आप ध्यान से समझे मेरी बात को, अगर हम इस बॉक्स को हटा दें, अगर हम इस बॉक्स को हटा दें, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक ग्रुप आपको नज़र आएगा, तब आपका दिमाग ऐसे सोचेगा। वहीं ये आपको एक अलग ग्रुप नज़र आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि सिमिलर चीज़ें हमारा ब्रेन एक साथ कंसिडर करता है, तो क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी है, वहीं हमारा दिमाग इसको, क्योंकि ये एक जैसे कलर का है ब्लैक, तो उसको एक ग्रुप मानता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, और उसका रीज़न क्या है कि हमने क्या किया कि एक बॉक्स बना दी और बॉक्स के अंदर चीज़ें रख दी, और जैसा ही आपने इसको बॉक्स में रखा, हमारा दिमाग अब ग्रुप अलग तरीके से बनाएगा। तो यही है सामान्य क्षेत्र का सिद्धांत, जिसमें कि यदि कोई वस्तुएं एक ही सीमा या बॉक्स के अंदर हों तो वे एक समूह मानी जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। यहाँ देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और है हमारे पास। यहाँ पे कुछ सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के अनुसार चलते हैं और यहाँ पे मान के चलिए ये बॉक्स ना हो, और लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के अनुसार अगर आप चलें, तब तो आपको यहाँ पे अलग अलग ग्रुप दिख जाएंगे, ब्लैक का, रेड का, ब्लैक का, रेड का, ब्लैक का, रेड का। लेकिन हमारा दिमाग इसको ऐसे कंसिडर नहीं कर रहा है। हमारा दिमाग यहाँ पे इसको कैसे कंसिडर कर रहा है कि भाई ये एक पूरा ग्रुप है, ये एक पूरा ग्रुप है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पे इसको बॉक्स में रख दिया, और जैसे ही आपने इसको एक बॉक्स में रखा, एक सीमा तय कर दी, तो वो एक ग्रुप हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग उसको कंसिडर करता है, और यही कहलाता है लॉ ऑफ कॉमन रीजन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला है और बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है, संयुक्त गति का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ कॉमन फेट। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये बहुत हमें दिखने को मिलता है हमारे नेचर में, हमारे आसपास काफ़ी दिखने को मिलता है, और इसका संबंध किससे होता है? गति से। मतलब कोई चीज़ अगर गति में है, चल रही है, तो वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल नेचर में अगर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो एक बार पहले समझते हैं, फिर एग्जांपल पे आएंगे। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो वस्तुएं एक जैसी दिशा में गति करती हैं उन्हें हम एक समूह मानते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ पे पहली तस्वीर देखें, तो पहली तस्वीर आपको अगर नज़र आ रही हो और अगर आपने पहचाना हो, तो आपको इसमें क्या दिख रहा होगा? एक प्राकृतिक दृश्य है जहाँ पे कुछ पक्षी एक साथ उड़ रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है कि पक्षी एक साथ ग्रुप में उड़ रहे होते हैं, तो हम उनको एक ही मान लेते हैं। हमारा ध्यान एक एक पक्षी पे नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी संख्या में, जैसे यहाँ पे लगभग सैकड़ों, हज़ारों की संख्या में पक्षी एक साथ ही उड़ रहे हैं, तो ये जिस भी दिशा में जाएंगे एक साथ, हमारा दिमाग क्या करेगा? एक पक्षी पे फोकस नहीं करेगा कि भाई इनमें से कोई एक पक्षी पर हमारा फोकस है, हम उसी को देख रहे हैं जाते हुए। नहीं, अगर ये हज़ारों की संख्या में एक साथ चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि सारे पक्षी अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, मान के चलिए आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग क्या है कि समझेगा कि भाई पूरा ग्रुप आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो, समुद्र में अक्सर आप देखेंगे तो मछलियाँ एक साथ ग्रुप में चलती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पे ये कुछ मछलियाँ हैं, ग्रुप है मछलियों का, जो कि सर्कुलर तरीके से चल रहा है, इस प्रकार से एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं सर्कुलर। और क्योंकि ये ग्रुप में चल रहे हैं और एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो हम क्या है कि हम यहाँ पर एक एक मछली पर हम ध्यान नहीं देंगे। हमारा दिमाग क्या है, इसको एक ग्रुप के रूप में कंसिडर करेगा। हमें लगेगा कि एक घूमती हुई बॉल है ये, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे लॉ ऑफ कॉमन फेट, यानी कि संयुक्त गति का सिद्धांत। नेचर में आपको ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है हमारा वो समाप्त होता है। लगभग हमने 7 जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे गेस्टॉल्ट के वो पढ़े,
और मुझे उम्मीद है कि आपने एक एक सिद्धांत जो भी पढ़ा अभी आज वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग इनमें से कौन सा लगा। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, आपको सारे ही याद करने हैं। इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।